Hello students, let's resume our class. In previous class we have done NEP National Education Policy 2020. उसी को ही कंटिन्यू करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. हमने अभी लास्ट हम पढ़ रहे थे कि इसका क्या स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर जो था वो बनाया गया है 5+3+3+4. So this aligns school years with child's cognitive stages. Next is फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. फंडामेंटल लिटरेसी मतलब बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता. इसमें क्या रखा गया है कि बाय 2025 तक एवरी चाइल्ड इन क्लास थर्ड मस्ट अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एबिलिटी टू रीड. फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब फंडामेंटल, जो फाउंडेशनल मतलब जो बेसिक उसकी लिटरेसी है, बेसिक जो पढ़ना लिखना है, जिसके अंदर जैसे कि एबिलिटी टू रीड करना आना चाहिए बच्चे को, राइट करना आना चाहिए, एंड बेसिक अर्थमेटिक कि उसको जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी छोटा मोटा हिसाब करना भी अच्छे से आना चाहिए. अ स्पेशल मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज लॉन्च्ड. विदाउट दिस फर्दर लर्निंग बिकम्स वीक. क्योंकि इसके बिना देखो, जब बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बच्चे को अगर अच्छे से लिखना पढ़ना ही नहीं आ रहा है, बच्चे को छोटा मोटा हिसाब किताब करना नहीं आ रहा है, तो इस बेस के बिना तो क्या होगा, ऑफ कोर्स कि फर्दर लर्निंग जो होगी, जो आगे की हमारी पढ़ाई होगी, जो शिक्षा होगी, वो बिल्कुल ही वीक हो जाएगी. नेक्स्ट इज मदर टंग एज मीडियम. तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जैसे कि कब तक ये रखा गया है कि बाय 2025 तक, ठीक है, और कौन सी कक्षा तक उसको जो है मस्ट अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कौन सी कक्षा तक आ जानी चाहिए उसको, क्लास थर्ड तक. इसलिए जो बिल्कुल मेन हेडिंग्स बनती हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वहां पे हाईलाइट कर रखा है. नेक्स्ट इज मदर टंग एज मीडियम. अब ये क्वेश्चन बनता है कि मदर टंग एज अ मीडियम कौन सी क्लास तक यूज किया जा सकता है. तो ये किया जा सकता है टिल क्लास 5, प्रेफरेबली टिल क्लास 8, लेकिन मेनली टिल क्लास 5 मतलब कक्षा 5वीं तक जो है शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा रहनी चाहिए. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज. दिस हेल्प्स इन बेटर कॉम्प्रिहेंशन एंड लर्निंग आउटकम्स. क्योंकि बच्चा जो है इससे अच्छी आउटकम आती है और उसकी जो लर्निंग है बच्चे की वो बेटर होती है. नेक्स्ट इज इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस कैन बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एज सब्जेक्ट. इंग्लिश जो है वो एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा और जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो भी धीरे धीरे एज अ सब्जेक्ट शामिल कर दी जाएंगी. नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअलिज्म. मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या है, स्टूडेंट्स विल लर्न एट लीस्ट 3 languages under the 3 language formula where 2 should be native means native Indian languages. Emphasis on Sanskrit and other classical language is given. दिस ये एरिया पे डिपेंड करती है कि जिस एरिया में जो बच्चे हैं, जिस स्टेट में है, उसके अकॉर्डिंग जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो डिपेंड करती हैं. दिस इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, कल्चरल अवेयरनेस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इससे क्या होता है कि एटलीस्ट बच्चे को 3 लैंग्वेजेस का ज्ञान तो होना ही होना चाहिए. इससे क्या होगा कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी और जो कल्चरल अवेयरनेस है, संस्कृति के बारे में जागरूकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी बच्चों की. और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, बच्चे का जो ज्ञान है वो भी, उसका भी काफ़ी हद तक विकास होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जामिनेशन रिफॉर्म. तो हम ये देखते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन जो प्रोग्राम है, उसमें क्या कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या सुधार किए गए हैं, क्या अमेंडमेंट्स इंप्रूवमेंट्स की गई हैं. लेट्स सी. एग्जाम्स विल शिफ्ट फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन. देखिए, सबसे पहली बात तो जो रोट मेमोराइजेशन है ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है. जहां पर भी आपको रोट दिख जाए, इट मीन्स उसको, उस ऑप्शन को तो आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट करना ही करना है, ठीक है. एग्जाम्स विल शिफ्ट फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एप्लीकेशन बेस्ड मेमोराइजेशन. की रट्टा मारने की बजाय बच्चे को जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब उसकी जो स्किल्स और जो कौशल होगा, उसने जो सीखी हैं, एक्टिविटीज सीखी हैं, उसके बेस पर उसकी असेसमेंट होगी, उसकी परीक्षाएं होंगी. बोर्ड एग्जाम्स विल टेस्ट कंसेप्चुअली क्लैरिटी नॉट क्रैमिंग. क्रैमिंग नहीं होगी बोर्ड एग्जाम्स में भी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पूछे जाएंगे कि बच्चे को बेसिक नॉलेज है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. स्टूडेंट्स कैन टेक एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर. स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कब होंगे, ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार होंगे. मेन प्लस इंप्रूवमेंट होंगे. क्वेश्चन पेपर्स विल इंक्लूड एनालिटिकल
एप्लीकेशन बेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। नेक्स्ट इज परख। अब देखिए PARAKH परख, पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि परख की फुल फॉर्म क्या है। P एज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये क्या है? नेशनल असेसमेंट सेंटर, NAC फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो देखिए परख जो है, परख विल बी सेटअप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, एक बॉडी के रूप में, मतलब एक टीम इस तरह से बनाई जाएगी जो कि क्या करेगी, इट विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स असेसमेंट अक्रॉस स्टेट्स टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी फेयरनेस एंड क्वालिटी, कि जो कि गाइडलाइन देगी बच्चों को किस चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स की असेसमेंट के रिगार्डिंग, और सभी स्टेट्स के अंदर ये जो चीज़ है, और किस चीज़ पर बेस होगी, ये होगी फेयरनेस एंड क्वालिटी, की जो एग्जाम्स होंगे उसकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब जो परीक्षा होगी उसके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और ग्रेडिंग यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता होनी चाहिए ग्रेडिंग में, और सबको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट विल ऑल्सो हेल्प स्टेट्स डिजाइन एग्जाम्स, रिपोर्ट कार्ड्स एंड ग्रेडिंग सिस्टम। इससे किस चीज में हेल्प होगी कि डिजाइन एग्जाम्स यानी क्वेश्चन पेपर्स को डिजाइन करने में इससे हेल्प हो जाएगी, रिपोर्ट कार्ड्स को बनाने में, और ग्रेडिंग सिस्टम जो होगा उसको अपग्रेड करने में, उसको बनाने में, इस चीज से इस परख जो टीम होगी जो इसके अंदर इससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में हेल्प हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस क्या होगा? होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, ओवरऑल। इंस्टेड ऑफ ओनली मार्क्स एंड ग्रेड्स, कि पहले क्या होता था, ओनली मार्क्स और ग्रेड्स बच्चे के शो किए जाते थे, बट नाउ अब की बार क्या होगा, ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। 360 डिग्री मतलब ओवरऑल। 360 डिग्री कब होता है? जब ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट हो जाता है, मतलब ओवरऑल, ठीक है। इट विल इंक्लूड एकेडमिक अचीवमेंट, मतलब ऑल टाइप की, ऑल ओवर जो एक्टिविटीज, जो करिकुलम एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ ऐड किया जाएगा उसमें। क्या होगा? एकेडमिक अचीवमेंट्स तो होंगी ही, जो कि पहले भी होती थी, स्किल्स भी होंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी उसमें दिया जाएगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, वैल्यूज कैसी हैं बच्चे की, मोरल वैल्यूज कैसी हैं, हेल्थ कैसी है, एंड बिहेवियर कैसा है। टीचर्स, पीयर्स एंड सेल्फ इवेल्युएशन विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, कि इसमें यह नहीं है कि सिर्फ एक टीचर नहीं, बस बच्चे ने जितने मार्क्स गेन किए हैं वही उसके अंदर कर दिया और चलो जी डन हो गया, नहीं। अब क्या होगा, पीयर्स से भी उसका बच्चे का जो है उसका बिहेवियर का पता लगाया जाएगा, पीयर ग्रुप से भी, और सेल्फ इवेल्युएशन भी इसमें इसी का ही पार्ट होगा। दिस एंश्योर्स ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट, मैंने भी आपको यही बोला, 360 डिग्री का मतलब हो जाएगा ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज एंड ऑफ स्ट्रीम सिस्टम। ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है, इसका जो एक पॉइंट है। वैसे तो काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें क्या है कि एंड ऑफ स्ट्रीम सिस्टम, जैसे अभी क्या है, बच्चे 10th क्लास तक पढ़ लेते हैं, आफ्टर 10th उनको इतनी टेंशन हो जाती है कि कौन सा स्ट्रीम जो है वो बच्चे को चूज करना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है जिसके बेस पर उसकी जो फ्यूचर लाइफ होती है वो उस पर डिपेंड होती है। तो इसलिए बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर बच्चा एवरेज है तो वो कौन से किस स्ट्रीम में जाए, साइंस में जाए या मैथ्स में, मतलब ह्यूमैनिटीज़ ले, या फिर वो कॉमर्स ले, मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले, क्या ले। तो ये अब क्या है कि जो एंड कर दिया गया है, स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल एंड हो जाएगी। कैसे? रिजिड सेपरेशन ऑफ आर्ट्स। रिजिड अभी तक जो चल रहा है वो कैसा है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम्स का जो रिजिड सेपरेशन है, जो कट्टर जो मतलब जो विभाजन है किया गया है। जैसे अभी एक बार बच्चे ने 11th 12th में कॉमर्स ले ली तो वो आगे जाके कभी चेंज नहीं कर पाता, ही और शी हैज़ टू डू हिज 11th एंड 12th क्लास अगेन, अगर इफ ही और शी वांट्स टू चेंज हिज हर स्ट्रीम, अगर वो चेंज करना चाहता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि 10th के बाद ये बहुत बड़ा एक स्टेप हो जाता था हम सबके टाइम में। लेकिन अभी क्या होगा कि जब से ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो 11th आफ्टर 10th क्या होगा कि आर्ट्स
या ह्यूमैनिटीज जिसे आजकल कहा जाता है कॉमर्स एंड साइंस का जो होगा वो स्ट्रीम बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाएगा इसका। कैसे? स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स विद म्यूजिक, मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर बच्चे को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है प्लस मैथ्स में भी है तो वो अपना ऑप्ट कर सकता है मैथ्स विद म्यूजिक, फिजिक्स विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स विद फाइन आर्ट्स। मतलब कोई भी जो फिजिक्स विद हिस्ट्री, देखिए फिजिक्स कौन लेता था साइंस साइड में स्ट्रीम में, और हिस्ट्री कौन लेता था ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में। लेकिन अभी क्या होगा कि जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी, चाहे वो आर्ट्स की स्ट्रीम का था, चाहे वो कॉमर्स की स्ट्रीम का था या फिर वो साइंस की स्ट्रीम का था, कोई भी सब्जेक्ट बच्चा जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकता है। दिस प्रमोट्स मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के सिस्टम, बहुविषय शिक्षा हो जाएगी और कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा लचीलापन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन पे मैं एक आपको अलग से वीडियो भी दूंगी, अभी इसमें एक पॉइंट है तो हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। एनईपी जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, especially for children with disabilities, socially and economically disadvantaged groups। इसको शॉर्ट में लिखा गया है SEDG। S मीन्स socially, E मीन्स economically, D मीन्स disadvantaged, G मीन्स groups। तो ये हो गया socially and economically disadvantaged groups, SCs, STs and minorities। स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा एंड स्पेशल टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। विल एंश्योर क्वालिटी इन एजुकेशन, जिससे कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन तो अब भी दी जाती है लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर टीचर्स को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दिया जाएगा, टाइम टू टाइम टीचर्स को अपडेट किया जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जो एजुकेशन की क्वालिटी होगी वो भी एनहेंस होकर ही बच्चों को प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत बड़ा हम एक टॉपिक करेंगे, बहुत बड़ा एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी इस पे, तो उस पे थोड़ा सा और अच्छे से चर्चा हो जाएगी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर सिस्टम। स्मॉल स्कूल्स इन रूरल एरियाज ऑफन फेस शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड रिसोर्सेज। मतलब जो रूरल एरियाज हैं उसमें जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, जैसे प्राइमरी तक के या मिडिल तक के जो स्कूल होते हैं, उनमें क्या रहता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। किस टाइप की कि या तो टीचर्स की शॉर्टेज रहती है या फिर जो रिसोर्सेज हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी शॉर्टेज रहती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया गया है, ए स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड वेयर नियर बाय स्कूल्स शेयर टीचर्स। की जो नियर बाय स्कूल्स होंगे, जैसे कोई मिडिल स्कूल है उसके आसपास ही कोई और थोड़ी दूरी पर ही सेकेंडरी स्कूल है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उनकी जो वहाँ पर लैक है, जो जिस चीज़ की वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ पर अपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, टीचर्स को शेयर कर सकते हैं, लैब्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे वीकली वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक जो बच्चे हैं जो जिनको लैब यूज़ करनी है वो वहाँ पर टीचर्स लेकर जा सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं जाने आने का। लाइब्रेरीज जो है वो शेयर की जा सकती हैं एंड अदर रिसोर्सेज। ओके, तो दिस रिड्यूसेस, इससे क्या हो जाएगा, इन इक्वालिटी एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इससे जो है वो इन इक्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, समानता का साधन उनको मिलेगा, असमानता जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, एफिशिएंसी जो है वो काम करने की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज फोकस ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स। कि अभी इसमें क्या है कि जो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, इट मीन्स कि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग जिन एक्टिविटीज़ की या जिन स्किल्स की, जिन टेक्नोलॉजीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा नीड है अभी फ्यूचर में या इन प्रेजेंट टाइम, तो उसी पर ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। जैसे कि है क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कोई भी टॉपिक है उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स किया जाएगा, क्रिएटिविटी शो की जाएगी कि बच्चों में उनको चांसेस दिए जाएंगे क्रिएटिव बन के दिखाने के लिए, तो उनसे पता चलेगा कि किस बच्चे के अंदर कोग्निटिव पावर और क्रिएटिविटी पावर जो है वो ज़्यादा है। एंड है डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल एंड टीम वर्क। स्टूडेंट्स विल बी ट्रेंड इन इनोवेशन। स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जाएगा किसमें, इनोवेशन में, नई नई इनोवेशन करना, खोज करना, कुछ भी रिसर्च करना एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चों को जो बिजनेस लाइन में है, उद्यम के लाइन में है, बच्चों को इस तरह के चांसेस
इन सब चीज़ों के लिए दिए जाएंगे जो कि 21st सेंचुरी की डिमांड है। दिस एंश्योर्स रेडीनेस फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। इससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे उनको रेडी कर दिया जाएगा, न्यू जनरेशन को, कि ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने के लिए। नेक्स्ट इज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है कि जो GER है इन हायर एजुकेशन, बच्चों को क्या है कि मतलब उनको प्राइमरी लेवल की तो एजुकेशन दे दी जाती है, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो बच्चों का जो स्कूल है वो ड्रॉप करा दिया जाता है। काफ़ी हद तक ऐसे एरिया में, रूरल एरियाज में या माइनॉरिटीज़ में जो है वहाँ पर ऐसा ही होता है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों का एडमिशन बहुत कम होता है। पहले 2018 में था ये 26%, लेकिन अब 2035 तक ये चाहते हैं कि जितने भी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है री एडमिशन कराए जाएं, और 50% तक ये जो है इसको बढ़ा देना है कि 50% स्ट्रेंथ जो है वो दोबारा से स्कूल एडमिशन हो जाए। दिस मीन्स डबलिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन की 26 का डबल ऑलमोस्ट 52 50 हो गया। तो क्या है इनका पर्पज है कि जो हायर एजुकेशन का पार्टिसिपेशन है बच्चों का, उनकी स्ट्रेंथ को जो है वो ऑलमोस्ट पहले से डबल कर दिया जाए। मोर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड ओपन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स विल बी क्रिएटेड टू मीट दिस टारगेट। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएंगी, न्यू कॉलेजेस बनाए जाएंगे, ओपन लर्निंग, कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि डेली उनको फॉर्मल एजुकेशन लेना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि उनके लिए ओपन लर्निंग प्रोग्राम से भी जो पढ़ना चाहें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराए जाएंगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस। स्टूडेंट्स कैन एग्जिट मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस। इसमें क्या होगा कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2040। तो ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 2040 तक का। ये इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी बनने का जो मतलब टारगेट है कब तक का रखा गया है, 2040 तक का रखा गया है। स्मॉल सिंगल स्ट्रीम कॉलेजेस विल ईदर बी मर्ज्ड और अपग्रेडेड, कि जहां पर सिंगल स्ट्रीम है जिन कॉलेजेस के अंदर, उनको या तो फिर अपग्रेड कर दिया जाएगा या फिर उनको दूसरे कॉलेजेस के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ईच इंस्टीट्यूशन विल ऑफर डाइवर्स सब्जेक्ट अंडर वन रूफ फॉर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लचीलापन लाने के लिए शिक्षा के अंदर एक सिंगल रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट्स जो है वो उनकी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट इज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। ये सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी, क्या है देखो कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगी। कैसे होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स कैन एग्जिट और री एंटर हायर एजुकेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। की जो हायर एजुकेशन होगी आफ्टर 12th जो इनकी एजुकेशन होगी उसमें अगर बच्चा, मतलब जैसे क्या होता था कि किसी सॉलिड रीजन से बच्चे ने अगर स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है, जैसे गर्ल्स होती हैं रूरल एरियाज में, अगर उनकी जल्दी मैरिज कर दी जाती है तो उनकी ऑब्वियस बात है कि एक कुछ समय के लिए उनकी जो स्टडी जो है वो नेग्लेक्ट कर दी जाती है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि जैसे 5+3+3+4 ईयर्स का जो है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन का है। तो सेकेंडरी एजुकेशन 3 ईयर्स का है। तो आफ्टर दैट जो 4 ईयर्स का जो हमारा, उसके बाद जो 12th हो जाएगा, 12th के बाद जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसमें क्या होगा कि अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो रहेगा, अगर किसी भी स्टूडेंट ने 1 ईयर का अगर कंप्लीट किया है तो उसको एज अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसको 2 ईयर्स का किया है अगर कंप्लीट तो उसको डिप्लोमा कंसिडर किया जाएगा। 3 ईयर्स कंप्लीट किए हैं तो उसकी बैचलर्स काउंट हो जाएगी, और अगर उसने 4 ईयर्स कंप्लीट किए हैं तो बैचलर्स विद रिसर्च हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि उन्होंने अगर कभी भी जैसे 1 ईयर कंप्लीट किया, आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 7 ईयर्स अपने स्टडी जो है वो रिकंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से, तो उनके पास ये बहुत ही अच्छा एक चांस रहेगा कि अगर उनका 2 ईयर्स का कंप्लीट कर दिया, डिप्लोमा हो गया, तो आफ्टर दैट अपनी दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो यहीं से ही उनके आगे
फर्दर कंसिडर हो जाएगी। दिस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ लर्निंग। पहले क्या होता था कि एक बार ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, शादी हो गई, 2 4 5 साल अगर स्टार्ट नहीं की, उसको कंटिन्यू नहीं किया, तो वो जो आपकी 1 ईयर किया होता था या 2 ईयर्स किए होते थे, इवन कि अगर फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं दिए होते थे तो भी उसका क्या होता था, वो सारी की सारी जीरो हो जाती थी उसकी स्टडी, जहाँ ओनली 12th या सेकेंडरी लेवल ही कंसिडर किया जाता था। बट अब इसमें ये बहुत अच्छा ऐड कर दिया गया है, बहुत ही अच्छा ये एक स्टेप है। नेक्स्ट है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC की फुल फॉर्म हो जाएगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, कि इसमें एक डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा जिससे कि स्टूडेंट्स के जो क्रेडिट्स होंगे वो उन्होंने वेरियस इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग जो उनके क्रेडिट्स होंगे वो इसी एक ही ABC में, इसी कार्ड में ही उसके सारे के सारे काउंट होते रहेंगे। इफ अ स्टूडेंट ड्रॉप्स आउट, अगर स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर देता है तो क्रेडिट्स रिमेन सेफ, क्रेडिट जो है उसका जो उसका डेटा है इस टाइप का वो सेफ रहेगा और उसको यूज्ड रिज्यूम स्टडीज, जब भी वो स्टडी रिज्यूम करेगा तब उसको इसी को ही दोबारा से लेटर यूज किया जा सकता है। दिस प्रोमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड मोबिलिटी। ये क्या है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन शिक्षा को और शिक्षा की फ्लेक्सिबिलिटी को, मोबिलिटी को बढ़ाता है। एंड ऑफ एमफिल, ये भी ठीक है, एमफिल का एंड कर दिया गया है। एमफिल प्रोग्राम विल बी डिसकंटिन्यूड। नाउ स्टूडेंट्स कैन मूव डायरेक्टली फ्रॉम मास्टर्स डिग्री टू PhD। अगर डायरेक्ट मास्टर्स कर लेता है बच्चा तो मास्टर्स करने के बाद ही डायरेक्ट उसका PhD में एडमिशन हो जाएगा। दिस स्ट्रीम लाइन्स हायर एजुकेशन एंड अलाइंस इंडिया विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इससे क्या है कि जो उच्च शिक्षा है वो बहुत ही सरल हो जाएगी और क्या हो जाएगा कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया की शिक्षा भी उसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, कि जो बैचलर्स डिग्री है वो कितने ईयर्स की हो जाएगी, 4 ईयर्स की। स्टूडेंट्स विल हैव टू चॉइसेस होंगी, किस किस टाइप की, देखो, अ 3 ईयर बैचलर्स डिग्री और अ 4 ईयर बैचलर्स विद रिसर्च। अगर उसको 3 ईयर्स की करनी है तो 3 ईयर में उसकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर उसको 4 ईयर्स कंप्लीट करता है बच्चा तो उसकी जो है बैचलर्स प्लस 1 ईयर की रिसर्च है। जैसे सबसे बड़ा बीएड है, बीएड काउंट हो जाएगा कि अगर आपने 3 ईयर्स का किया है तो उसको 3 ईयर्स का BA काउंट हो जाएगा। अगर आप 4 ईयर्स का करना चाहते हैं तो 1 ईयर की आपकी जो बीएड की है स्टडी वो भी इसी के साथ ही ऐड हो जाएगी। द 4 ईयर प्रोग्राम प्रिपेयर्स फॉर रिसर्च एंड PhD वाइल द 3 ईयर स्टूडेंट्स दोज सीकिंग अर्ली जॉब्स। जो जल्दी जॉब करना चाहते हैं वो 3 ईयर्स का कंप्लीट करके अपना जैसे उनको डिप्लोमा हो जाएगा 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस हिसाब से वो अपना जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 4 ईयर्स कंप्लीट करता है तो उसका 1 ईयर जो है वो उसका रिसर्च का हो जाएगा। आफ्टर दैट ही और शी इज एबल टू गेट द एडमिशन इन PhD। नेक्स्ट इज NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है कि ये फंड देगा मेंटर एंड प्रमोट रिसर्च अक्रॉस ऑल फील्ड्स, चाहे वो साइंस है, सोशल साइंसेज है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, किसी भी फील्ड में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अगर फाउंडेशन फंड चाहिए किसी भी टाइप का तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो इस टाइप के उनको प्रोत्साहित करेगा रिसर्चेज के लिए, उनको फंड प्रोवाइड करेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है, इंटेलिजेंसी भी होती है, लेकिन लैक ऑफ मनी से ही वो काफ़ी चीज़ों में आगे आने से रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि NRF जो है वो उनकी फंड प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो बच्चा। इट विल इम्प्रूव द रिसर्च कल्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड एनकरेजेस इनोवेशन। और ये क्या करेगा, इससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च कल्चर है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और इनोवेशन जो है, ज़्यादा छोटी छोटी जो नई खोज करनी है उनको भी एनकरेज करने में हेल्प होगी इससे। नेक्स्ट इज HECI, इसकी फुल फॉर्म है H हायर E एजुकेशन, C कमीशन, I इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। HECI will act as a single regulator for higher education except medical and legal fields। मेडिकल और लीगल फील्ड्स को छोड़कर बाकी जितने भी फील्ड्स होंगे उनकी जो हायर एजुकेशन होगी उसको रेगुलेट कौन करेगा, HECI करेगा। इट विल हैव 4 वर्टिकल्स, NHERC रेगुलेशन के लिए, NAC एक्रीडिटेशन, HEGC फंडिंग के लिए एंड GEC करिकुलम के लिए। तो इस टाइप से अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। ये अलग अलग से इनकी अपॉइंट किए जाएंगे ये इस
आयोग के लोग जो हैं, कमीशन बनाया जाएगा इससे जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट किया जाए। और कौन से लेवल तक? हायर एजुकेशन के लेवल तक। ओके। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। NCF will be revised for school education, early childhood education, teacher education and adult education। कि जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इसको रिवाइज किया गया है। जो पहले था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। किस किस पर्पज़ के लिए होता है ये? स्कूल एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन के लिए होता है ये, कि उनके लिए करिकुलम, उनके लिए कुछ पाठ्यक्रम जो है वो डिसाइड किया जाता है। इट विल एम्फेसाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। इससे क्या है कि कॉम्पिटेंसी मतलब स्किल बेस्ड जो है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स की नॉलेज दी जानी चाहिए, हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वैल्यू एजुकेशन दी जानी चाहिए, मोरल वैल्यूज़ दी जानी चाहिए बच्चों को। एंड लोकल कल्चर, जो भी जहाँ पर भी, जिस स्टेट में भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चे रहते हैं, या जो पर्सन है जिसके लिए ये करिकुलम फ्रेम किया जाता है, तो वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग ही जो भी उनका कल्चर होता है, उस कल्चर को उसके लिए फोकस किया जाए। तो इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? डेवलपिंग स्कूल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग स्कूल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, कि स्कूल का जो करिकुलम रहता है, जो पाठ्यक्रम रहता है, जो सिलेबस रहता है वो, और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। कौन? NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एज पर, ये मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ साथ लिखे हुए हैं जो मुझे कहीं और से मिले हैं। एज पर NCF 2005 द जनरल एस्पेक्ट विच इज अ फिजिकल इनकन्वीनियंस टू चिल्ड्रन ओवरबर्डन्ड स्कूल बैग्स, कि जो NCF 2005 था उसमें क्या था, उसका जनरल एस्पेक्ट उन्होंने रखा था कि बच्चे जो हैं उनका जो स्कूल बैग्स है उसका जो बर्डन है, स्कूल बैग का जो बर्डन है वो काफ़ी हद तक कम किया जाना चाहिए, कि बच्चों को फिजिकली इनकन्वीनियंस फील होता है, इतने हैवी हैवी बैग्स बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को जो स्कूल बर्डन है, बैग का जो बर्डन है वो काफ़ी हद तक कम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज, लेकिन प्रैक्टिकली तो अभी भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाया है ये। ओके, नेक्स्ट इज वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या है? बाय 2025 एटलीस्ट 50%, जो मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये इसीलिए कर रखे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, कि कितने % तक स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपोज किए जाएंगे, तो 50, एटलीस्ट 50% विल बी एक्सपोज टू वोकेशनल एजुकेशन। एंड फ्रॉम विच क्लास? फ्रॉम क्लास 6th onwards students will do internship in areas like coding, कारपेंट्री, गार्डनिंग एंड क्राफ्ट्स। स्टूडेंट्स को, जैसे गर्ल्स को या बॉयज़ को, जैसे गर्ल्स को स्टिचिंग में है या कोई और डिज़ाइनिंग में है, आर्ट एंड क्राफ्ट में है, या बॉयज़ का भी होता है इन चीज़ों में, किसी भी टाइप की, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर ऐसे किसी भी को करिकुलर एरिया में बच्चे का इंटरेस्ट है, तो क्लास 6th से ही उस इंटरेस्ट को डेवलप किया जाएगा इनटू, मतलब उनके पैशन को ही उसका प्रोफेशन बनाने की कोशिश की जाएगी। कि दिस बिल्ड्स एम्प्लॉयबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। इससे क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी, कि रोजगार की जो क्षमता है, क्योंकि 6th क्लास से ही क्या है कि बच्चे के अंदर अगर वो स्किल्स हम डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 10th के बाद जाके करते हैं तब जाके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, बट अगर 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया जाए तो बच्चों के अंदर अपनी स्किल के प्रति जो है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो इससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ सकती है और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता भी जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ने में मदद मिलेगी इससे। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि कौन सी क्लास से स्टार्ट किया जाएगा, ये फ्रॉम क्लास 6th, और 2025 तक का टारगेट रखा गया है कि एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स जो है वो वोकेशनल एजुकेशन में एक्सपोज कर दिए जाएं। नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया कंपेगन इन एजुकेशन। अभी डिजिटल इंडिया, ये बढ़ेगा इंडिया तब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे ऐड भी आती थी, काफ़ी टाइम देखी होगी आपने। तो डिजिटल इंडिया क्या है? NEP सपोर्ट्स डिजिटल इंडिया बाय इंटीग्रेटिंग ICT फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, के टीचिंग लर्निंग के अंदर ही ICT का कंसेप्ट होना चाहिए। इसी से ही ICT मतलब कंप्यूटर और कंप्यूटर की नॉलेज और कम्युनिकेशन जो टूल्स हैं उनकी नॉलेज दी जानी चाहिए, टेक्नोलॉजी की नॉलेज दी जानी चाहिए बच्चों को। इसी से ही ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा
इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ पाएगा। इट प्रमोट्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इससे क्या है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की जहाँ पर अगर फिजिकली बुक लेना मतलब पॉसिबल नहीं होता है तो ई लर्निंग मतलब ई लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसका नाम है स्वयं, दीक्षा एंड वर्चुअल लैब्स हैं। दिस एंश्योर्स एक्सेस फॉर रिमोट एरियाज टू, कि जिन रिमोट एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं वहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से बच्चे जो हैं वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो टीचर जो दीक्षा प्रोग्राम है, दीक्षा इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ये दीक्षा की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी कहीं से भी बन सकती है और इसका जो पर्पस है वो है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं क्या है? स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये मैंने यहाँ पे ना राइट डाउन कर रखा है साइड में, आप देख सकते हैं, साथ साथ नोट्स की तरह भी बना रही हूँ इसको कि स्वयं स्टडी ऑफ वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये स्वयं की फुल फॉर्म है। तो इस तरह से ये जो हमारे कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किसके लिए? कि जो रिमोट एरियाज हैं या फिर वैसे भी अगर घर बैठे ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं कुछ भी, तो उसके पर्पज से ही उनको ई प्लेटफॉर्म्स की, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से ज़्यादा नॉलेज गेन घर बैठे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई कंटेंट डेवलपमेंट। ई कंटेंट डेवलपमेंट क्या है? हाई क्वालिटी ई कंटेंट दिया जाएगा इन मल्टीपल लैंग्वेजेस विल बी डेवलप्ड। मतलब लैंग्वेजेस भी मल्टीपल होंगी कि जो जिस स्टेट्स की लैंग्वेज से जो बच्चा नॉलेज रखता है, जिस लैंग्वेज की भी वो नॉलेज रखता है उसी लैंग्वेज में ही वो अपना जो नॉलेज है वो गेन कर सकता है। टीचर्स विल ट्रेन टू क्रिएट डिजिटल कंटेंट। टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि वो डिजिटल कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें। अ सेंट्रल डिजिटल रिपोजिटरी विल स्टोर ऑल रिसोर्सेज, कि एक सेंट्रल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जिसमें कि सारा का सारा जो डेटा है वो सारे रिसोर्सेज और जो डेटा है वो स्टोर करके रखा जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। फुल फॉर्म है किसकी? NEAAC, एन नेशनल, ई एजुकेशनल, ए असेसमेंट एंड ए एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये है अ न्यू बॉडी है, ये न्यू बॉडी बनाई जाएगी। न्यू विल असेस एंड एक्रीडिट हायर एजुकेशन institution based on quality standards. It ensures transparency, accountability and performance based recognition. तो ये जो है ये इंश्योर करेगी, निश्चित करेगी किस चीज़ का? कि जो रिकॉग्निशन हो, जो बच्चों को नॉलेज दी जाए वो किस आधारित होनी चाहिए? मान्यता होनी चाहिए उसकी, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होगा, वो आंसरेबल भी होगा, और परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो भी नॉलेज दी जाए, जो उनका मूल्यांकन किया जाए वो कैसे होना चाहिए? परफॉर्मेंस के बेस्ड पर उनका इवेल्युएशन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए या असेसमेंट किया जाना चाहिए। ये एक बॉडी जो है ये बनाई जाएगी, इसके अंदर कुछ लोगों की जैसे टीम हम कह सकते हैं वो प्रिपेयर की जाएगी जो इस चीज़ पे काम करेंगे। नेक्स्ट इज स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, SERA। SERA फुल फॉर्म्स भी आपको साथ साथ ध्यान रखनी है। स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो स्टेट है, हर एक स्टेट अपने स्टेट में एक सेरा को डेवलप करेगा जो क्या करेगी? जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको रेगुलेट करेगी। ये एक टीम होगी, अथॉरिटी दी जाएगी इनको किस चीज़ की? कि वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को ही ऊपर बैठे ही मतलब वो अपनी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वहीं से वो इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे और टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करते रहेंगे। इट विल एंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी, प्रिवेंट कमर्शलाइजेशन एंड प्रोटेक्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट्स। इसका क्या काम रहेगा? कि ये यूनिफॉर्म क्वालिटी की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा और
प्रिवेंट कमर्शियलाइजेशन की जो शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जो व्यवसायीकरण हो रहा है, उसको काफ़ी हद तक रोका जाएगा इसकी हेल्प से। और प्रोटेक्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट, और स्टूडेंट्स के, और सबसे बड़ा जो हमारा मेन मोटो है वो है हमारे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हर चीज़ जो है स्टूडेंट को सेंटर में रखकर ही बनाई जाएगी। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि स्पेशल एम्फेसिस होगा किस चीज पर, ऑन एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, कि जो ग्रुप्स हैं, जो स्टूडेंट्स के ऐसे ग्रुप हैं जिन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज जिनको मतलब नहीं मिल पाता है, डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनको फोकस में रखकर ये काम किया जाएगा। और क्या उसमें क्या क्या आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी एंड रूरल चिल्ड्रन आते हैं, जिनको कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं उनको। और स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी ताकि बच्चे जो हैं वो किसी न किसी पर्पज़ से, किसी न किसी लालच से भी आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टडी में टाइम इन्वेस्ट करें, कि स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी बच्चों को, फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा एंड हॉस्टल्स भी इनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट इज स्पेशल एजुकेशन जोन। स्पेशल एजुकेशन जोन ये क्या है, SEZ, सेज बोलते हैं इसको, स्पेशल एजुकेशन जोन। की स्पेशल एजुकेशन जोन्स विल बी क्रिएटेड इन डिसएडवांटेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, कि जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कि ऐसे डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की नीड है, असिस्टेंस की जिनको नीड है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो जोन्स क्रिएट किए जाएंगे, स्पेशल एजुकेशन जोन्स के अंदर उनको रखा जाएगा और उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। स्कूल्स इन दीज एरियाज विल गेट प्रायोरिटी इन फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर डिप्लॉयमेंट, कि स्कूल जो होंगे इस एरिया के, जो स्पेशल एजुकेशन जोन जो रखा जाएगा, जो स्पेशल एक एरिया रखा जाएगा अलग से, उसके अंतर्गत जो स्कूल आएंगे वो स्कूल्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी किस चीज़ में, फंडिंग में। जैसे गवर्नमेंट की ओर से जो भी फंड रिलीज कराए जाते हैं कि एजुकेशन पे इस साल इस बजट में इतना खर्च किया जाएगा, तो उसमें से खर्च को डिवाइड करते समय ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो किन पर होगा, जो स्पेशल एजुकेशन जोन में रखे जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनको फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको जो अगर किसी और चीज़ की नीड है तो वो भी प्रोवाइड कराया, जैसे बिल्डिंग्स की नीड है, बसेस की नीड है, वट एवर जिस टाइप की भी उनको ज़्यादा ज़्यादा बेसिक्स जो उनको नीड्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो भी पूरी की जाएंगी। और टीचर डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा कि शिक्षकों की भी ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियाँ ऐसे एरियाज़ में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर की जाएंगी। नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में क्या है, NEP एम्स टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी बाय 2030। अब ये ध्यान रखना है 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी होनी चाहिए। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, NGOs एंड टेक्नोलॉजी विल हेल्प एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट जो लर्नर्स होंगे उनमें कौन हेल्प करेगा, उनकी हेल्प करेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, NGOs भी होने चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो ही इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। फोकस विल बी ऑन डिजिटल, फाइनेंशियल एंड हेल्थ लिटरेसी। और डिजिटल, फाइनेंशियल और हेल्थ लिटरेसी इन 3 एस्पेक्ट्स पर ही ज़्यादा से ज़्यादा मेनली फोकस किया जाएगा कि डिजिटल इंडिया बनाना है और फाइनेंशियली हमें अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले बच्चों को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आफ्टर दैट ही और शी विल बी एबल टू सर्व द कंट्री। और हेल्थ लिटरेसी जो है, हेल्थ पे भी सबसे ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओपन स्कूलिंग सिस्टम क्या है, ओपन स्कूलिंग विल एक्सपैंड थ्रू NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल्स। इट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एजुकेशन टू ड्रॉप आउट्स, वर्किंग चिल्ड्रन एंड डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन। तो अब ये क्या कहते हैं कि ओपन स्कूल भी प्रोवाइड कराया जाएगा NIOs के द्वारा और स्टेट ओपन स्कूल्स के द्वारा ओपन एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। और ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन होगी। कैसे बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, ज़्यादातर जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, ड्रॉप आउट्स जो बच्चे स्कूल अपनी कक्षा मतलब अपनी जो पढ़ाई है वो बीच में ही छोड़ देते हैं, उनको कहा जाता है। और वर्किंग चिल्ड्रन जो बच्चे हैं जिनको बहुत ही छोटी एज में ही
अपना कुछ ना कुछ मजबूरियां ऐसी रहती हैं कि उनको काम करना पड़ता है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो उसमें ओपन स्कूलिंग से भी कर सकते हैं। एंड डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट, और जो डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं, जो दिव्यांग छात्र होते हैं, उनको भी इस तरह की शिक्षा फ्लेक्सिबिलिटी से प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। डिसेबल्ड को इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? समावेशी शिक्षा है कि चाहे बच्चा नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है, किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी अगर बच्चे में है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के साथ ही बिठाकर एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में, एक ही करिकुलम से उनको पढ़ाया जाए, ताकि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या फिर डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, डिसएडवांटेज्ड जो बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से उनका जो मोराल है वो हर्ट नहीं होना चाहिए, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं से भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया गया था, लाया गया था सोसाइटी में। तो यहाँ पर क्या है, स्पेशल करिकुलम एंड ट्रेन्ड टीचर्स होंगे, विल सपोर्ट डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन। जो डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन होंगे उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो टीचर्स होंगे वो ट्रेन्ड टीचर्स होंगे, उनकी नीड जिस टाइप की होगी उस टाइप के ट्रेन्ड टीचर्स उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेक्नोलॉजी टूल्स लाइक ऑडियो बुक्स हैं। ऑडियो बुक्स मतलब जिनको थोड़ा विजुअल में अगर दिक्कत होती है तो उनके लिए ऑडियो बुक्स हो जाएंगी, अगर ऑडियो में दिक्कत होती है तो उनके लिए कुछ विजुअल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रेन स्क्रिप्ट भी है ना, ये पता है लुइस ब्रेन ने जो चलाई थी, ठीक है, विजुअलाइज्ड बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट है असिस्टिव डिवाइसेस विल बी यूज। इस तरह के डिवाइसेस का भी यूज किया जाएगा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, दिव्यांग जो बच्चे हैं, डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्ट्रेंथनिंग, कि स्कॉलरशिप्स जो है, छात्रवृत्तियां दी जाएंगी बच्चों को नेशनल लेवल पर भी। स्कॉलरशिप्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ स्ट्रेंथन्ड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। दिस ensures transparency and timely financial aid for poor and meritorious students। कि इसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी बच्चों के अंदर, बच्चों की परफॉर्मेंस के अंदर कोई बायसनेस नहीं होगी, क्योंकि ये एक पोर्टल ही रहेगा, पोर्टल के थ्रू ही बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसमें कोई बायसनेस का नहीं है। जो स्क्रीन्स पे दिखेगा कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो मेधावी बच्चे आगे निकले हैं, या फिर जो गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आगे आए हैं, तो उनको जिनको नीड है और जो इसके डिजर्विंग हैं उन्हीं को ही ये प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाएगा। टीचिंग विल फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन रादर देन रोट मेमोराइजेशन। देखिए, रोट मेमोराइजेशन तो अपने आप में ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। तो जहां पर भी, क्योंकि जो एनईपी 2020 है ये तो बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट करती है रोट मेमोराइजेशन को, तो ये फोकस करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, रीजनिंग पर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चों की, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किस फील्ड में क्रिएटिव हैं बच्चे, और इनोवेशन किस टाइप के बच्चे करना पसंद करते हैं। हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल डोमिनेट क्लासरूम्स, कि क्लासरूम्स के अंदर जो है वो इंक्वायरी बेस्ड स्टडी होनी चाहिए और एक्सपीरियंशियल, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस से गेन करे हर लर्निंग को, वही ही लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है। नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स एजुकेशन। लाइफ स्किल्स कैसी होनी चाहिए कि जैसे कि कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, लीडरशिप है, एम्पैथी है एंड रेजिलेंस है। तो इस टाइप की जो स्किल्स हैं वो बच्चा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करे, जिससे कि ये दी स्किल्स प्रिपेयर देम फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। ये उनको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फील्ड में ही सक्सेस प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी। बैगलेस डेज कंसेप्ट। बैगलेस डेज क्या है, इसका जो नाम है बैगलेस, जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया था 1992 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यशपाल सिंह के द्वारा। जब उस कमेटी में था उस समय उनके द्वारा ये कंसेप्ट रखा गया था कि बच्चों के जो बैग्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो ये मुद्दा उस समय उठाया गया था। लेकिन अब 2020 में, एनईपी 2020 में भी इसे इंट्रोड्यूस कराया गया है, फिर से फोकस किया गया है इस पर कि स्कूल्स विल इंट्रोड्यूस बैगलेस डेज वेयर स्टूडेंट्स एंगेज इन आर्ट, क्राफ्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड फील्ड विजिट।
कि एक दिन जो हो वीक में, वंस अ वीक ऐसा दिन होना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो स्कूल में बैग नहीं लेके जाएगा और उस दिन वो पूरा दिन एंगेज रहेगा अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी स्किल्स को एनहेंस करने में, चाहे वो आर्ट है, क्राफ्ट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है या फिर फील्ड विजिट है। दिस रिड्यूसेस अकेडमिक प्रेशर एंड प्रमोट्स क्रिएटिविटी। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो अकेडमिक, क्योंकि उस दिन अकेडमिक्स होगा ही नहीं, बैग बुक्स नहीं होगी, पेन पेपर नहीं होगा, तो वो घर पे रहेगा, तो अकेडमिक से प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और क्रिएटिविटी को ज़्यादा प्रमोशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? स्टूडेंट्स विल फेस एग्जाम ओनली इन क्लास थर्ड। देखिए सेकेंड क्लास तक बच्चे का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद होगा उसका थर्ड क्लास में जो एग्जाम होगा, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ एट स्कूल लेवल बिसाइड बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स को छोड़कर उनका इस लेवल से एग्जाम स्टार्ट होंगे। दीज एग्जाम्स विल टेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एप्लीकेशन। तो एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा? जो भी कंसेप्ट आपको कराया जाएगा, जैसे कोई टेंसेस का कराया गया है, नाउन्स का कराया गया है, तो उस कंसेप्ट की क्लैरिटी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा कि इसको हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट। ठीक है। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। नेशनल मिशन क्या होगा? एक्सपीरियंस्ड टीचर्स विल मेंटर न्यू टीचर्स। इसमें क्या रहेगा कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, वो अगर कोई न्यू अपॉइंट टीचर होते हैं उनको मेंटर करेंगे, उनको हेल्प करेंगे इस मिशन के अंदर, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इट क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ गाइडेंस शेयरिंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इससे क्या होगा कि गाइडेंस का शेयरिंग करने का, थॉट्स की शेयरिंग हो गई, और भी प्रोडक्ट्स की भी शेयरिंग हो जाती है, गैजेट्स की भी शेयरिंग हो जाती है, मतलब स्टडी मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर। एंड प्रोफेशनल ग्रोथ जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करेगी। इस टाइप का कल्चर जो है वो, एटमॉस्फेयर जो है वो स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इंटरनलाइजेशन करना, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। कैसे? फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ विल बी अलाउड टू ओपन कैंपसेस इन इंडिया, कि उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने जो कैंपस है वो इंडिया के अंदर ओपन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ विल कोलैबोरेट विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, कि कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी कोलैबोरेट कर सकती हैं जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ। और इससे स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विल बी एनकरेज्ड, कि स्टूडेंट्स जो है जो किसी और कंट्री से भी स्टडी लेना चाहता है तो इस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और यूनिवर्सलाइजेशन भी हो जाएगा स्टडी का भी। नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रेशियो। टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा होना चाहिए? एनईपी एंश्योर्स एन ऑप्टिमल रेशियो। ऑप्टिमल रेशियो रखा है, कितना रखा है? बेटर लर्निंग के लिए, क्योंकि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर एक टीचर है और 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 120 हैं या 150 हैं। मतलब जैसे जब हम लोग पढ़ते थे कभी, तब ऐसे ही होता था। मुझे भी याद है 11th 12th में हमारे 200 गर्ल्स होती थी। बताओ, गर्ल्स स्कूल में भी अप्रोक्स 200, 180 या 190 कुछ ऐसे, मतलब इतनी स्टूडेंट्स थी। तो सोचो जब कॉमन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पीरियड होता था इंग्लिश हिंदी का, तो बहुत बड़ा हॉल था या बहुत बड़ा ग्राउंड था, जैसे विंटर्स में बाहर लगती होती थी पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऐसा ही था, अभी भी कुछ हद तक है। तो इतना ज़्यादा बड़ा रेशियो मतलब हो जाता था जब कोई कॉमन सब्जेक्ट की क्लास लगती थी, तो उसमें क्या रहता है। लेकिन अभी क्या है, ये ऑप्टिमल कर दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल्स में रेशियो क्या रहेगा? 1:3 एंड सेकेंडरी में रहेगा 1:35, कि 35 स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर होना चाहिए और प्राइमरी में 30 स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर कंपलसरी है। नेक्स्ट है नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी कि बुक्स जो है वो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश की जाएंगी और उनका रेट जो होगा वो अफोर्डेबल होगा। अ नेशनल बुक प्रमोशन काउंसिल विल एनकरेज रीडिंग कल्चर, कि एक नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी, नेशनल बुक प्रमोशन काउंसिल, जो कि रीडिंग कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करेगी। एम्फेसिस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस पर एम्फेसिस किया जाएगा। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा और संस्कृत को भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक संस्कृत से भी दूर होते जा रहे हैं, संस्कृत से दूर तो संस्कृति से भी दूर। ठीक है। और रीजनल लिटरेचर विल बी इंक्लूडेड इन स्कूल करिकुला टू प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। रीजनल मतलब जैसे कोई आंध्रा का है, कोई तमिल का है, मतलब कर्नाटका का है, केरला का है, तो उनकी जो रीजनल लिटरेचर रहेगा वो भी स्कूल करिकुलम के अंदर ही
लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब जो हमारी भाषा की विविधता है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एथिकल एंड मोरल एजुकेशन, एथिकल एंड मोरल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उनको वैल्यूज सिखाई जाएंगी। कौन सी वैल्यूज? जो कि बिहेवियरल लाइफ में हमारे लिए यूजेबल रहती हैं, जैसे ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट करना, एम्पैथी करना, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं जो हमारी संविधान के जो हमारे कर्तव्य हैं, और ग्लोबल सिटीजनशिप, ये सारी जो वैल्यूज हैं उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सिखाई जाएंगी उनको। एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाएगी। करिकुलम विल इंटीग्रेट अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इन सब चीज़ों पर आधारित होगा हमारा जो करिकुलम रहेगा। स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन इको क्लब्स, इको क्लब्स के अंदर भी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन स्कूल, स्कूल्स में हेल्थ और न्यूट्रिशन, जैसे स्कूल्स विल प्रोवाइड मिड डे मील्स, स्कूल्स में ये तो हमें पता ही है मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है। हेल्थ चेकअप्स किए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस, कि बच्चों की जो फिजिकल फिटनेस है, जैसे बच्चे जो है आजकल गलत राह पर ज़्यादा चलन हो गया है, स्मोकिंग करना। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे 10, 11, 12 साल के भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर, बुरा असर होने वाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो इसी पर्पज से उनको फिजिकल फिटनेस के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना, योगा एंड स्पोर्ट्स इज इंक्लूडेड। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या होगा? एनईपी विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मॉनिटरिंग कमेटीज विल इंश्योर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स एट ईच लेवल, की कमेटीज बनाई जाएंगी जो कि प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स को हर लेवल पर, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, तो ये सभी लेवल्स पर ही उसका जो निगरानी रखेंगी। टारगेट ईयर कितना है? 2040 रखा है। बाय 2040 द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। क्योंकि ये कोविड की वजह से भी हमारे 3-4 साल खराब हो गए हैं, क्योंकि अभी तक भी कुछ प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया गया है न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली। तो कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स विल मेक एजुकेशन इंक्लूसिव, मॉडर्न एंड स्किल ओरिएंटेड, कि जो कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स होंगे, लगातार जो इसके अंदर सुधार किए जाएंगे, निरंतर जो सुधार किए जाएंगे, उन्हीं से ही हमें हेल्प मिलेगी एजुकेशन को इंक्लूसिव करने में, समावेशी शिक्षा को बनाने में, शिक्षा को मॉडर्न करने में, और स्किल ओरिएंटेड बनाने में। कंक्लूजन क्या है इसका एनईपी 2020 का? एनईपी 2020 इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन इंडियाज एजुकेशन आफ्टर 34 ईयर्स। क्या आपको बताया था मैंने, पहली एनईपी कब आई थी? पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 में, इंदिरा गांधी जी के समय। दूसरी बनी थी 1986 में। 68 का अपोजिट हो गया 1986, 68, 86। फिर उसमें 92 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, लेकिन प्रॉपरली 86 के बाद 34 इयर्स के बाद अब 2020 में जो है न्यू एनईपी हमारी आई है आफ्टर 34 इयर्स। इट फोकसेस ऑन, इसके 5 पॉइंट हैं। कौन कौन से 5 पिलर्स हैं देख लीजिए आप? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, AAAEQ। तो उसमें क्या क्या रहेगा? एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी। इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको इतने रूल्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा जो है, हमें जो इसकी सक्सेस है वो कहाँ से पता चलेगी? वो पता चलेगी कि कितना इफेक्टिवली इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी से ही हमें पता चलेगा। तो ये इसके थोड़े से 2-4 वन लाइनर हैं, वो और देख लेते हैं हम। उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज, वो हम कल करेंगे। एमसीक्यूज इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वन लाइनर्स इसके देख लीजिए एक बार। एनईपी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, कि जो स्कूल से बाहर हुए बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे हैं लगभग, इनको वापस मुख्य धारा या मुख्यतः स्कूल में लाना एक लक्ष्य रखा गया है। GER in higher education to be raised to 50% by 2035, कि GER है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाना है, कितना? 50% तक लेकर जाना है। टारगेट है 2035 तक, 2035 तक इसको 50% तक लेकर जाना है। और उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक
50% बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये हिंदी में है। 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीट्स और ऐड कर दी जाएंगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स, कि जो भी बच्चों का, स्टूडेंट का एक क्रेडिट होगा, मतलब जो उसकी बच्चे की जो अचीवमेंट्स होंगी, जो उसका रिजल्ट्स होंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो सारे के सारे इस क्रेडिट्स बैंक के अंदर ही, मतलब यहाँ पर ही उसके इंक्लूड कर दिए जाएंगे, जिससे कि बच्चा कभी भी 2, 4, 5 साल के बाद अगर किसी और स्कूल में भी एडमिशन लेता है, यहाँ से जाने के बाद कहीं से भी एक चेंज करता है, तो उसका जो ABC के अकॉर्डिंग उसके जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है उससे ही उसका सारा का सारा डेटा जो है वो हर क्लास का सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है NEP 2020 एम्फेसाइजेस सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स। तो ये क्या है कि जो जेंडर इंक्लूजन है, मतलब लैंगिक समावेशी जो कोष है, कोष मतलब जो उनको फंड प्रोवाइड कराया जाता है, और स्पेशल एजुकेशन के लिए, जोन्स के लिए जो डिसएडवांटेज रीजन्स हैं, जहां पर की विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिए, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वंचित रह जाते हैं, जहां पर ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं, फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं, उन स्थानों पर ही ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन जो जोन्स हैं, अभी आपको बताया था SEZ, उन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब जो भी सरकार फंड देगी एजुकेशन पे, जितना भी खर्च किया जाएगा, उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो स्पेशल एजुकेशन जोन होंगे वहीं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ये फंड रिलीज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास यहीं पर ही ओवर करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट इसी टॉपिक के MCQs के साथ, और काफ़ी अच्छे MCQs हैं। तो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। जैसे आप लोग पहले से करते आ रहे हैं ऐसे ही प्लीज़ करते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर टीचिंग एग्जाम के अंदर ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।